Okay, so let's discuss it. Let's start with the first question. So the first question is, a rider on horseback falls when the horse start running all of a sudden. So क्या situation होगी इस part में? Suppose a surface is there and someone is sitting on that surface. Okay, so if someone is sitting on that surface, what will happen if suddenly this surface start to move? What will happen? The lower part of this body or this object, it will also get a moving motion with this because it is with that surface. But what will happen to the upper part of that body? Due to its inertia, it won't gain that speed. So due to inertia of rest, suddenly it won't get any speed. So due to inertia of rest, no speed on that time. तो इसका मतलब सिचुएशन क्या होगा? दैट लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी विल मूव सडनली along with that object जो भी प्लेटफॉर्म पे है, मूविंग है, बट अपर पार्ट विल नॉट मूव. तो मतलब पर्सन को क्या फील आएगा कि वो मतलब उसका ऊपर जो अपर बॉडी है वो पीछे की तरफ पुश हो रहा है और लोअर बॉडी आगे की तरफ मूव हो गया है. सो दिस इज बिकॉज ऑफ दैट इनर्शिया. सो दैट्स व्हाई व्हिच लॉ विल बी एप्लीकेबल हियर? फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन or the concept of inertia, I'll say. Question number two. Question number two देख लेते हैं. A man getting down a running bus falls forward because of so what can be the reason a man getting down a running bus falls forward? तो मतलब situation क्या है? That man was in the system of this. Okay, so the man was in this moving system. ठीक है, so already वो उस पॉइंट पे है और सडनली जब वो मूविंग ऑब्जेक्ट से बाहर की तरफ आता है, सो दिस वाज मूविंग फॉरवर्ड. इसका मतलब जैसे ही वो ग्राउंड में आएगा, दैट पर्सन ग्राउंड, ये तो रेस्ट पे है, तो सिचुएशन क्या होने वाली है कि जैसे ही वो यहाँ पे इस सरफेस पे आएगा, रेस्ट पे आएगा, तो लोअर बॉडी कांटेक्ट में आ जाएगी ना, लोअर बॉडी उसकी कांटेक्ट पे आ जाएगी. ये तो लोअर बॉडी रेस्ट पे आ जाएगी, बट उसकी अपर बॉडी क्या होगी? वो तो मूविंग ही रहेगी ना कंटिन्यूअसली. तो इसका मतलब ये जो अपर बॉडी है ये उसको मूविंग ही फील देगी. क्लियर? बट लोअर बॉडी सडनली क्या हो जाएगी? रेस्ट पे आ जाएगी. तो ये सिचुएशन होगा कि ड्यू टू दैट पार्ट जो उसका लोअर बॉडी है वो रेस्ट पे आ जाएगा पर अपर बॉडी मूविंग ही रहेगा, तो इसके वजह से वो गिर जाएगा. तो यहाँ पर भी अभी क्या यूज हो रहा है? फर्स्ट लॉ ही यूज हो रहा है, लॉ ऑफ इनर्शिया. फर्स्ट लॉ और आई से लॉ ऑफ इनर्शिया. थर्ड, okay, a person sitting in the car open moving at a constant speed throws a ball vertically up in the air. So let's say ये ओपन कार था और इस पर जो पर्सन है वो कुछ ऑब्जेक्ट थ्रो कर रहा है. ठीक है, सो अभी पॉइंट ये है कि लेट्स से इसके पास एक ऑब्जेक्ट है, तो और ये कार अगर v स्पीड से जा रही है, v स्पीड, तो इसका मतलब ये वाले ऑब्जेक्ट के पास भी v स्पीड है और इस पर्सन के पास भी v स्पीड है. एवरीवन इज मूविंग विद द स्पीड v. तो ये भी v स्पीड से मूव कर रहा है, ये भी v स्पीड से मूव कर रहा है, बट व्हाट हैपेंस सडनली? दैट पर्सन थ्रोज दैट बॉल अप इन द एयर. तो अभी सिचुएशन ये होने वाला है कि अगर ये v स्पीड से मूव कर रहा है और ये थोड़ी देर बाद यहाँ कहीं पर पहुंच जाएगा लेट्स से, तो पॉइंट ये है कि जब इस पर्सन ने इस बॉल को अप इन द एयर थ्रो किया, ठीक है, तो सिचुएशन ये है कि अभी भी इसके पास भी तो v स्पीड ही है ना, कोई अदर फोर्स तो लगने नहीं वाला है. ग्रेविटी क्या करेगा? ग्रेविटी इसको नीचे वापस ले आएगा. तो पहले हम ड्यू टू अर्थ थ्रो वो ऊपर गया बट थोड़ी देर में नीचे आ जाएगा ना. बट द गुड थिंग इज सबके पास अभी भी स्पीड कितनी है? v स्पीड ही है. सो एवरीथिंग इज हैविंग द सेम स्पीड. तो अगर वो कार अभी भी v स्पीड से मूव करेगा तो बॉल कहाँ जाएगा? सेम पॉइंट पर जाएगा. सो इसका मतलब इफ कार moves with v, same v, with
सेम v। सो अगर सेम v से मूव करता है तो मतलब क्या होगी, बॉल विल fall at the same place. Okay, so it will land at the same place, so ball will land again on his end. ओके अच्छा, थोड़ी सी सिचुएशन चेंज करते हैं. व्हाट विल हैपन इफ कार अप्लाइज द ब्रेक? कार अप्लाइज ब्रेक. अगर कार ब्रेक अप्लाई कर देगी तो क्या बॉल रुकेगी? क्या नहीं, बॉल के पास तो वी ही रहेगी. और कार ने ब्रेक अप्लाई किया मतलब कार पहले रुक जाएगी और बॉल आगे चली जाएगी. तो इसका मतलब क्या होगा, बॉल विल बी अहेड. सो कार अप्लाइज द ब्रेक, देन बॉल विल बी अहेड. फॉल अहेड. सो इस टाइप की सिचुएशन हम देख सकते हैं. तो यहाँ पर भी इनडायरेक्टली देखें तो फर्स्ट लॉ ही अप्लाई हो रहा है. लेट्स सी फोर्थ क्वेश्चन. Okay, so as I can see, a bird weighs 2 kg and is inside a closed cage of 1 kg. तो मतलब ये लेट्स से ये 1 kg का केज है और इसके अंदर एक बर्ड है. ठीक है, तो सिचुएशन क्या होगी कि अगर ये केज खुद 1 kg का है और ये बर्ड 2 kg की है. ठीक है, तो अभी सिचुएशन कुछ ऐसा था कि ये बर्ड जो है यहाँ पर ही है, ये बर्ड इस पाइप पर ही है, अभी बैठी हुई है यहाँ पर. तो कितना वेट होगा? सो ऑफ कोर्स वहाँ पर असेंबली का जो वेट होगा वो 3 kg होगा. क्लियर? तो अगर इसे हम वेइंग मशीन पे रखेंगे तो वेइंग मशीन का वेट कितना आएगा, 1 + 3 kg. 1 + 2 kg विल बी 3 kg. ठीक, बट अगर बर्ड फ्लाई करना स्टार्ट कर दे, इफ बर्ड स्टार्ट टू फ्लाई, सो इफ बर्ड स्टार्ट्स टू फ्लाई, अगर वो फ्लाई करने लगे तो क्या सिचुएशन होगी, तो वेट क्या होगा? तो अभी लॉजिकली अगर देखें तो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि यार लेट्स से ये हैंडल था, ठीक है, लेकिन बर्ड फ्लाई कर रही है यहाँ पर, इनसाइड द केज है, अभी इनसाइड द केज बर्ड. तो अभी प्रॉब्लम क्या है कि कुछ लोग को लगेगा कि सर बर्ड तो हवा में है तो वेट तो सिर्फ आना चाहिए 1 kg. नहीं भाई, वेट 1 kg नहीं रहेगा. रीजन बीइंग कि बर्ड का mg नीचे लग रहा होगा. सिचुएशन देखेंगे, बर्ड का mg लग रहा होगा, बट बर्ड तो पूरा फ्लाई कर रही है. तो इसका मतलब फ्लाई करने के लिए एयर एक रिएक्शन फोर्स लगा रहा होगा ना, थ्रस्ट ड्यू टू रिएक्शन, थ्रस्ट फ्रॉम एयर. तो इसका मतलब ये है कि बर्ड एयर को डाउनवर्ड पुश कर रही है, तभी तो एयर थ्रस्ट ऊपर लगा रही है. तो इसका मतलब बर्ड एयर पुश्ड बाय बर्ड. इसका मतलब ये है कि अगर उसे अपने mg को बैलेंस करना है तो उसे सेम वेट का थ्रस्ट लगाना पड़ेगा ऊपर, एंड ड्यू टू एक्शन रिएक्शन सेम थ्रस्ट विल आल्सो बी फेल्ट एट द ग्राउंड ऑफ दैट केज. तो इसका मतलब उसका वेट क्या रहेगा, सेम रहेगा. ड्यू टू एक्शन रिएक्शन air pushed by the bird will also be same as the weight. क्लियर? तो इसका मतलब उसका भी एयर के वजह से थ्रस्ट वहां पर आ जाएगा, दैट विल बी सेम. सो टोटल वेट अभी भी कितना रहेगा, टोटल वेट देखेंगे, सो 1 kg केज का रहेगा प्लस 2 kg थ्रस्ट ऑफ एयर, 2 kg थ्रस्ट फोर्स ऑफ एयर. तो बेसिकली अभी भी वेट कितना आएगा, 3 kg ही फील होगा. तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, थर्ड लॉ यूज हुआ. यहाँ पर कौन सा यूज हुआ, थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ पे बेस्ड रहेगा ये. तो इस तरीके से हम डिस्कस कर सकते थे. क्वेश्चन नंबर 4. let's see question number 5. So a bullet of 5 gram moving with a velocity this penetrates the wooden block.
तो देखें ये वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी कई बार इस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं कि थोड़ी सी काइनेमेटिक्स लगा दी है कि बुलेट है और लेट से उसकी स्पीड अभी 100 मीटर पर सेकेंड है और वो पेनेट्रेट कर रहा है कोई ब्लॉक को 6 सेंटीमीटर, मतलब 6 सेंटीमीटर के बाद स्टॉप हो जा रहा है। 6 सेंटीमीटर के बाद फाइनल स्पीड कितनी हो गई 0। डिस्टेंस कितनी कवर की 6 सेंटीमीटर। तो इसका हम बता सकते हैं कि हाउ मच रिटार्डेशन इज फेल्ट। तो बाय स्टॉपिंग डिस्टेंस वी कैन डायरेक्टली से स्टॉपिंग डिस्टेंस, और वी कैन यूज द थर्ड इक्वेशन क्या होती है, यू स्क्वायर बाई स्टॉपिंग डिस्टेंस होती है यू स्क्वायर बाई 2a टाइप। ओके, और हमें पता है देन रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रिटार्डेशन a इज इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 2s। हमने शिफ्ट कर दिया है, ये को इधर ले आए और स्टॉपिंग डिस्टेंस को नीचे ले गए। सो इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर 100 इंटू 100 डिवाइड बाई 2 इंटू एस कितना है 6 सेंटीमीटर। सो ये हो गया 6 सेंटीमीटर है, सो 6 बाई 100। सो देखेंगे तो बहुत सारे जीरोज हो जाएंगे ऊपर, 10 टू द पावर 2 टू 2 6 जीरोज हो जाएंगे ओवर 12, 6 इंटू 2 12। तो अभी मैंने सिर्फ इतना ही लिखा है क्योंकि आगे हमें सॉल्विंग करनी है। ये हो गया हमारा रिटार्डेशन। अब पूछा था एवरेज फोर्स। सो एवरेज फोर्स चाहिए अगर हमें, तो हमें पता है फोर्स क्या हो जाएगा, सेकेंड लॉ से F इज इक्वल टू एम इन टू ए। सो एम को हमें केजी में रखना है, एम कितना मास कितना है 5 ग्राम। सो 5 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 12। तो यहाँ से भी सॉल्व कर लेंगे तो 1000 से 3 जीरोस कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आ जाएगा 5000 रिमेनिंग डिवाइडेड बाई 12। तो इसे अगर हम सॉल्व कर दें सो नियरली 417 न्यूटन के आसपास आ जाएगा आंसर। दैट इज आवर बी ऑप्शन। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे। मेन पॉइंट था काइनेमेटिक्स का यूज करके आपको रिटार्डेशन निकालना था या एक्सेलरेशन निकालना था, उससे हमारा क्वेश्चन इजीली हो जाता है। 6 नंबर, द वेलोसिटी प्रोड्यूस इन इट इज, तो हमें ऑलरेडी पता है दैट एफ इज इक्वल टू एम इन टू ए और एल से एम इन टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। सो बस उसके अकॉर्डिंग देखिए सारे आंसर्स मीटर पर सेकंड में, मतलब सीजीएस यूनिट में है सारे आंसर। तो अगर आंसर्स ऑलरेडी सीजीएस यूनिट में है तो उन्हें कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। द फोर्स इज 100 डाइन, तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं। मास इज ऑलरेडी इन ग्राम, सो 5 ग्राम इंटू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन इज इन सेकेंड, दैट इज 10 सेकेंड। तो सारे यूनिट ऑलरेडी अच्छे से हैं, सीजीएस में है, तो हमें कुछ भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दे सॉल्व कर दे 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो काफ़ी सिंपल और स्ट्रेट था, बस टाइम टेकिंग हो सकता था अगर आप कन्वर्ट करने लग जाते। तो आपको पता होना चाहिए था कि सब कुछ सीजीएस में है, आंसर भी सीजीएस में, नो नीड टू कन्वर्ट इट। ओके, सो दिया हुआ है दिवाली रॉकेट इज इजेक्टिंग दिस मच ऑफ गैसेस। तो इसका मतलब ये है कि मास रेट दिया हुआ है, देखो पर सेकेंड। सो मास फ्लो रेट, मास कितना तेजी से मूव हो रहा है, हमें याद है उसे हम लिखते थे dm/dt, और मास चेंज भी बोल सकते हैं। वो कितना हो रहा है 0.05 kg पर सेकेंड। अच्छा, एग्जॉस्ट स्पीड कितनी है, एग्जॉस्ट स्पीड किस स्पीड से उन्हें निकाल रहा है, एग्जिट कर रहा है, दैट इज 400 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब हम फोर्स निकाल सकते हैं। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर थ्रस्ट फोर्स, थ्रस्ट फोर्स इट इज v इंटू dm/dt, चेंज ऑफ मास और रेट ऑफ मास। मास ओवर टाइम सिंपल भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सो 400 इंटू 0.05, इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। सो कितना आ जाएगा आंसर 20 न्यूटन। इस तरीके से डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते थे अगर हमें याद रहेगा कि फॉर्मूला क्या है थ्रस्ट फोर्स वाले का। लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 8। सो an object it is moving with the speed of 4, ये 4 मीटर पर सेकेंड है, एंड आफ्टर सम टाइम इट कम्स एट रेस्ट। सो ये रेस्ट पे आ जाती है कुछ टाइम बाद, और वो टाइम टेकन है 2 सेकेंड, दैट टाइम टेकन इज 2 सेकेंड। तो इसका मतलब रेस्ट पे क्यों आ गया, रिटार्ड लगा होगा। सो हम कैलकुलेट कर सकते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन कैसे निकाल सकते हैं, स्टॉपिंग टाइम से। स्टॉपिंग टाइम, हमें पता है स्टॉपिंग टाइम कैसे निकालते थे, u/g लिखते थे, बट यहाँ पे नॉर्मल एक्सेलरेशन है क्योंकि ग्रेविटी के बीच
ऐसा कुछ नहीं है क्वेश्चन, सो हम नॉर्मली टी निकाल सकते थे। और रिटार्डेशन चाहिए तो हमने बताया था कि ऑलरेडी साइन हमें पता है कि रिटार्डेशन है तो नेगेटिव ही रहेगा, बट हम उसको जस्ट मैग्नीट्यूड सॉल्व कर रहे होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, u बाई टी, मतलब स्पीड कितनी है 4, टाइम कितना लगा 2 सेकेंड, तो रिटार्डेशन कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन। नेगेटिव मान सकते हैं क्योंकि हमें पता है वो रिटार्डेशन। तो अगर ये रिटार्ड हो रही है बट क्वेश्चन पूछ रहा है कि इफ़ वी वांट टू मूव इट विद द सेम स्पीड, तो इसका मतलब हमें इस रिटार्ड को कैंसिल करना पड़ेगा। सो टू मेक it move with same speed, so to make it move with same speed we need to oppose the retardation, oppose the retardation. So oppose the retardation, so how much force is required to oppose that retardation? That will be F is equal to m into a. So m is already 2 kg and acceleration is 2, so how much force is required? 4 Newton is required to oppose that. So simply इस तरीके से हम डील कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। So an object was moving with the speed of 10 मीटर पर सेकेंड। ये 10 मीटर पर सेकेंड से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। A constant force acts for 4 seconds and it gives a speed in 2 मीटर पर सेकेंड in opposite direction। तो ऐसे मूव कर रहा था बट अभी थोड़ी देर बाद किस तरफ मूव करने लगा, इस तरफ मूव करने लगा 2 मीटर पर सेकेंड से, और एक फोर्स लगा F, हमें नहीं पता कितना, बट टाइम कितना यूज किया उसने 4 सेकेंड्स। तो हमें वो फोर्स बताना है। तो यार बहुत सिंपल है, हमें पहले ध्यान देना है कि u प्लस 10 है और v किधर है, माइनस का 2 है। तो हमें पता है फोर्स कैसे निकाल सकते हैं, F इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा वी बाई टी। विद प्रॉपर डायरेक्शन रखेंगे, सो एम है 10 की जी, फाइनल v माइनस 2 है, माइनस u कितना है प्लस 10 है, अपॉन टाइम टेकन कितना है 4 सेकेंड है। सो इसका मतलब F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस 30 न्यूटन लगेगा। माइनस 30 मैं फिर से बता रहा हूँ, माइनस यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन। माइनस का सिर्फ मतलब क्या है, अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है कि पहले 10 जा रहा था जिस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट फोर्स लगने लगेगा, मतलब फोर्स इस तरफ लगेगा। बस ये पॉइंट है अपोजिट डायरेक्शन का मतलब। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। तो ये भी देखें, थ्रस्ट फोर्स का क्वेश्चन हो गया। एफ थ्रस्ट हमें पता है ऑलरेडी क्या है, एग्जॉस्ट वेलोसिटी इनटू डीएम बाई डी टी, मास फ्लो रेट अपॉन डीएम बाई डी टी। सो रॉकेट का मास कितना है 1000 kg, इस कंज्यूम्ड एट द रेट ऑफ 40 kg पर सेकेंड। तो हमारे लिए रिक्वायर्ड क्या है, ये 40 kg पर सेकेंड गिवन है। एग्जॉस्ट स्पीड कितनी है 5 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू कितना वेट है 40 kg पर सेकेंड। ये हमारा हो गया क्या, एग्जॉस्ट का मास फ्लो रेट kg पर सेकेंड में, ये होना चाहिए kg पर सेकेंड में। तो ये आ गया फोर्स, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 200 इंटू 10 टू द पावर 4। ठीक, सो कोई भी जीरोज नहीं है तो जीरोज चेंज कर लेंगे, 2 इंटू 10 टू द पावर 6 आ जाएगा। बट देखें 1000 का क्या यूज था, 1000 दिया था ना, m इज इक्वल टू 1000, इसका क्या यूज है, नो यूज। अगर क्या पूछता, इफ एक्सेलरेशन पूछा होता देन यूज करते हैं, अदरवाइज m की कोई ज़रूरत नहीं है। ये फिर पूछता कितने टाइम बाद फ्यूल कंज्यूम हो जाएगा, सो हमें पता है 40 kg ईच सेकेंड ले रहे हैं और 1000 kg फ्यूल है, तो हम बता सकते हैं कि क्या होगा। बट अभी के लिए हमें समझना है कि उसका कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं था, वो डेटा यूं ही दिया हुआ है। 11 देख लेते हैं। ओके, तो ये काफ़ी एक अच्छा क्वेश्चन है और मैंने कई बार बताया हुआ है कि लेट्स से ये कोई भी ऑब्जेक्ट है और उसको ऊपर की तरफ कोई पुल कर रहे हैं, केबल्स पुल कर रहे हैं, तो ये केबल्स मिलके कितना फोर्स लगाएंगे, वो क्या कर रहे हैं, वो 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ पुल कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये ऊपर जा रहा है 5 से,
अच्छा, मैंने एक चीज़ बताई थी कि एक चीज़ कभी नहीं भूलना, क्या? ग्रेविटी। ग्रेविटी जो जी है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की लगेगी ही लगेगी। डन। तो इसका मतलब ये है कि केबल का टेंशन कितना है, तो केबल ही तो ऊपर इसे लेके जा रही है, और अपोज कौन कर रहा है? ग्रेविटी, एम जी। तो अपोज कौन कर रहा है? एम जी अपोज कर रहा है यहाँ पर। ये मैं बोल सकता हूँ कि ग्रेविटी जो है एम जी अपोज कर रहा है, टी ऊपर लेके जा रहा है, फिर भी इसके पास 5 का एक्सेलरेशन आ गया। तो याद है हमने इस सिचुएशन को बताया था कि इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, दैट एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए। और नेट फोर्स में क्या है, टी ऊपर लेके जा रहा है माइनस एम जी अपोज कर रहा है इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो इस तरीके से सिचुएशन देख सकते हैं, टी माइनस एम जी, या फिर टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी प्लस ए। इस तरफ सिचुएशन आ जाएगी। टी इज इक्वल टू एम कितना था, 6000 के जी, इंटू जी को 10 ले लेते हैं और ए को 5 लिख लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 90। 900 और 1000 के जीरोस 3, सो कितना हो जाएगा 4 जीरोस। दिस मच न्यूटन फोर्स हमें मिल जाएगा। तो सिंपल था क्वेश्चन, बट हमें थोड़ा ध्यान देना था कि ये जो हमें एक्स्ट्रा होगा, टी इज इक्वल टू एम जी नहीं होगा, एक्स्ट्रा चाहिए हमें, एक्स्ट्रा टू मूव दिस मच एक्सेलरेशन, और टी इज इक्वल टू एम ए भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसे एम जी को ओवरकम भी तो करना है ना, उसके ग्रेविटी को, खुद के ग्रेविटी को भी तो ओवरकम करना पड़ेगा ना। तो टी इज इक्वल टू एम जी या टी इज इक्वल टू एम ए मत रख देना, ये लिखना ज़रूरी होता है जो हमने यहाँ पर किया। ऐसे सिमिलर क्वेश्चन हमने टेस्ट उसमें क्लासरूम में भी डिस्कस किए हुए हैं। चल, a gun of mass 10 kg fires 4 bullet per second. तो 1 सेकेंड में 4 बुलेट्स हैं, the mass of each is 40, then the velocity of the bullet when it leaves the gun is 300, then the force required to hold that part. So इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन ये गिवन है कि कितने नंबर्स हैं, 4 नंबर्स हैं, और टाइम कितना लगा 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में 4 नंबर्स आया, और उसका अगर हम बात करें मोमेंटम कितना होगा फॉर 1 बुलेट, 1 बुलेट P इज इक्वल टू कितना होगा, M इंटू वी। सो M कितना था 20 ग्राम डिवाइड बाई 1000 इंटू वी कितना है 300। सो कितना आ गया मोमेंटम 6। सो इसका मतलब फोर्स क्या होता है यार, फोर्स तो हमें पता है, वो होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। तो देखो कितना मोमेंटम चेंज हुआ, 4 बुलेट्स थी ना, सो 4 बुलेट्स इंटू 6 बाई टाइम टेकन 1 सेकेंड। सो कितना आ गया 24 न्यूटन आ गया। फिर वही चीज़, यहाँ पर गन का कुछ यूज़ हुआ क्या, नहीं, गन का कुछ काम नहीं है, गन के मास का कुछ ज़रूरत पड़ा ही नहीं। तो यहाँ पर ये चीज़ हम क्लियर करेंगे, ये जो 4 है ये नंबर ऑफ बुलेट्स कि 1 सेकेंड में कितनी बुलेट फायर की हैं। इस तरीके से हम देख सकते हैं नंबर ऑफ बुलेट्स भी। 13 नंबर, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, ये हमने ऑलरेडी बता दिया था। क्या? इट एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज, एक पे कभी भी एक्ट नहीं करता है। ओके, तो भी सिचुएशन है कि ऑलरेडी एक वैगन था, वो 1000 kg का था और 50 से मूव कर रहा था। सो एक ऑलरेडी मास था कुछ m1 1000 था, और ऑलरेडी किससे मूव कर रहा था, कुछ u1 स्पीड से मूव कर रहा था 50 किलोमीटर पर आवर से। अब क्या हुआ कि एक 250 का मास और इसमें रख दिया, तो फिर क्या हो जाएगा, तो हमें पता है कि एक्स्ट्रा मास m2 एक्स्ट्रा वो कितना हो गया 250 kg। सो न्यू स्पीड, लेट्स से न्यू स्पीड हो गई कुछ v। तो अभी हमें पता है कि जस्ट ऑब्जेक्ट हमने रख दिया है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। सो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियल p इज इक्वल टू p फाइनल। सो इनिशियल क्या था m1 u1 था, बाद में क्या हुआ कि m1 प्लस m2 दोनों आ गए और उनको स्पीड मिल गई कुछ क्या v। तो एकदम सिंपल हो जाएगा 1000। मैंने बताया था कि अभी यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बोथ द यूनिट्स फ्रॉम बोथ साइड विल बी सेम, तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं।
अगर ये किलोमीटर पर आवर में है और ये भी किलोमीटर पर आवर में है तो कोई टेंशन नहीं है। अगर 1 किलोमीटर पर आवर और 1 मीटर पर सेकंड होता तो गलत हो जाता, हमें कन्वर्ट करना पड़ता। बट अभी के लिए ठीक है, ये हो जाएगा 1250 इंटू वी। सो वी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1000 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 1250। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा हमारा 40 किलोमीटर पर। तो ये समझना है कि किस तरीके से हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, बस इनिशियल और फाइनल मोमेंटम हमें अच्छे से लिखना है। सो रिक्वायर्ड वेलोसिटी हमें पूछ रहा है, सो पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल। मैंने पहले बताया भी है क्वेश्चन में, तो हमें पता है कि इनिशियली सब लोग क्या है, 0 पर है, इज इक्वल टू बाद में देखो गन का मास और गन की स्पीड प्लस बुलेट का मास एंड बुलेट की स्पीड, तो ये हो जाएंगे दोनों के मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम तो 0 था, फाइनली गन का मास कितना था 1 kg इंटू स्पीड हमें निकालनी है, प्लस बुलेट का मास 200 ग्राम। मैंने बताया कि दोनों तरफ मास सेम ही होना चाहिए, एक बुलेट का केजी यूज़ कर चुके तो इसका भी केजी यूज़ करेंगे। स्पीड कितनी हो गई 5, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो 0 है, ये हो गया v प्लस इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1, तो इसका मतलब v की वैल्यू कितनी आ गई, v की वैल्यू आ गई -1 मीटर पर सेकेंड। मैंने बताया है कि ये नेगेटिव सिर्फ क्या बता रहा है, डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसलिए हम उसे, अब बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, रिक्वायल स्पीड। सो नेगेटिव बताता है कि इट इज अ रिक्वायल स्पीड। सो व्हाट इज द आंसर, रिक्वायल स्पीड इज, रिक्वायल का मतलब ही होता है अपोजिट डायरेक्शन। सो रिक्वायल स्पीड अगर मैं बोलूंगा तो आई कैन जस्ट से 1 मीटर पर सेकेंड से रिक्वायल होगी। तो इस तरीके से काफी स्ट्रेट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल, जस्ट मोमेंटम कंजर्वेशन का एग्जांपल था। 16 देख सकते हैं, the resultant of two forces is √3 times the other in the magnitude is at some angle to the smaller one। तो दो फोर्सेस हैं जो √3 टाइम्स हैं, so the resultant is √3 times of this। तो इसका मतलब मान लेते हैं ये स्मॉलर x है, तो ये कितना है √3x। ये मान लेते हैं ये है नंबर a इज इक्वल टू x और ये b और ये रिजल्टेंट। तो पहली बात ये समझना है कि एज b इज ग्रेटर देन a, सो क्या सिचुएशन हो जाएगी, रिजल्टेंट विल बी मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स b, r विल बी मोर inclined towards B। तो इसका मतलब अगर मैं ये 45 डिग्री वाली एक लाइन ड्रॉ करूं तो रियल में जो R है 45 वाली लाइन से क्या होगा, दूर होगा, किस तरफ होगा, ज़्यादा वाले की तरफ होगा। तो अगर मैं एंगल फ्रॉम द स्मॉलर, तो वो क्या हो जाएगा 45 से ज़्यादा हो जाएगा, एंगल फ्रॉम स्मॉलर फोर्स दैट विल बी ग्रेटर देन 45 डिग्री। और याद है मैंने बताया था कि अगर एंगल फ्रॉम स्मॉलर साइड चाहिए तो क्या देखेंगे, ये बन जाएगा परपेंडिकुलर और ये बन जाएगा क्या, बेस। तो यहाँ से हमारा एंगल आ जाया करता है। तो अगर इस एंगल को हमने थीटा लिखा है तो मुझे याद है कि आप लोग प्रॉपर किए होंगे, tan थीटा का फॉर्मूला क्या आ जाता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ओवर बेस। सो इसका मतलब परपेंडिकुलर में क्या है, b है, बेस में कौन है, a है, तो b में कितना है √3 टाइम्स वाला कोई चीज़ है और a में लेट्स से वो सिंपल है। सो tan थीटा कितना आ गया, ये आ गया √3, और हमें पता है कि √3 किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है tan 60 डिग्री की। तो इसका मतलब थीटा कितना है 60 डिग्री होना चाहिए। सो थीटा इज 60 डिग्री। सो बहुत ही सिंपल वे पे हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, बट ऑलरेडी मैंने क्लास में काफ़ी डिस्कस कर दिया हुआ है दैट हाउ टू फाइंड द एंगल ऑफ एनी रिजल्टेंट फ्रॉम अ पर्टिकुलर आइडिया। सो लेट्स से क्वेश्चन नंबर 17, ये भी काफ़ी अच्छा है।
अभी बताया हुआ था मैंने कि अभी कैसे भी अगर ऐसे दो सिस्टम्स बने होते हैं, अभी ऐसे कोई दो सिस्टम्स बने होते हैं, सपोज ये 2 kg है और ये 4 kg है, तो हम इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं? एज अ सिस्टम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इन्हें एज अ सिस्टम सॉल्व करेंगे तो क्या कैसे कंसिडर करेंगे? 2+4 = कितना? 6 kg। और इन्हें कौन पिक कर रहा है? एक फोर्स F पिक कर रहा है। पॉइंट ए किस एक्सेलरेशन से पिक कर रहा है, तो क्वेश्चन में ये गिवन है किस एक्सेलरेशन से पिक कर रहा है? 2 से। अच्छा, एक फोर्स हम मिसिंग, ये F नहीं ये T दिया है क्वेश्चन में, इसे F की जगह में क्या दिया? T दिया है, T फोर्स से पिक कर रहा है। तो एक चीज हमने एक मिस कर दी, क्या? एक तो फोर्स हमेशा लगेगा ही नहीं डाउनवर्ड, सो बहुत सारे स्टूडेंट ने वो डाउनवर्ड फोर्स मिस कर दिया। क्या फोर्स लगेगा? W = mg। तो इसका मतलब 6 × 10, ये 60 तो लगेगा ही लगेगा। अब क्या होगा? बिकॉज ऊपर जा रहा है, बिकॉज मूविंग अप है, इसका मतलब क्या होगा? T मस्ट बी ग्रेटर देन 60 न्यूटन। और सिचुएशन क्या हो जाएगी? F net = m × a। तो F net क्या हो जाएगा? T ऊपर जा रहा है, माइनस एम जी उसको अपोज कर रहा है। ठीक है, सो माइनस एम जी उसको अपोज कर रहा है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m × a। यहाँ से इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो लाइक दैट वी कैन कैलकुलेटेड। सो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 72 आ जाएगी। तो बहुत ही सिंपल था। कई बार सिचुएशन हो जाती है कि हमें जी की वैल्यू 9.8 रखनी पड़ती है, तो वो एज पर द ऑप्शन हम देख लेंगे कि जी की वैल्यू में 9.8 रखनी है या 10 रखनी है। सो अच्छा क्वेश्चन था, सिंपली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 मैंने काफ़ी बार बताया हुआ है कि ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो तुरंत सिस्टम करना चाहिए। 3 + 2 + 1 कितना हो गया? 6 kg। और उसको पुश डाउन कर रहा है, एक F फोर्स पुश कर रहा है। अच्छा, तो मुझे पता है कि क्या चीज़ें सेम आती हैं। सिस्टम का एक्सेलरेशन सेम आता है। सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना हो जाता है? F/m। डन। और वही होता है किसका? A1 का, A2 का, A3 का, सबका एक्सेलरेशन सेम होता है। तो पहली बात तो क्लियर है, ऑल द ब्लॉक्स मूव विद द सेम एक्सेलरेशन। फर्स्ट वन इज करेक्ट, बट द नेट फोर्स ऑन ईच ब्लॉक इज द सेम। विच ऑफ these statement is correct or not? So the net force is same on everyone. F net same for all? No, that is not correct. Why? सॉल्व कर लेते हैं, चलो सबको। 3 2 1। याद है सब पे हमने क्या बनाया था? एक रिएक्शन फोर्स। तो इस पे इधर लगेगा, इस पे इधर लगेगा नॉर्मल, इस पे इधर लगेगा, इस पे इधर लगेगा नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल हमें अपोज करता है। और ये लग रहा है F इधर। और सब लोग कहाँ जा रहे हैं? सब लोग आगे की तरफ ए एक्सेलरेशन से जा रहे हैं। तो देखना सब पे F net कितना हो जाएगा? इस पे F net कितना हो जाएगा? m × a, मतलब क्या आ जाएगा? 3 × a। इस पे F net कितना हो जाएगा? m × a, मतलब कितना आ जाएगा? 2 × a। और इस पे F net कितना आ जाएगा? m × a, मतलब जस्ट 1 × a, मतलब कितना है? तो सेम है क्या तीनों का F net? नहीं है सेम, सब पे अलग अलग है नेट फोर्स। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा सिर्फ। तो ये काफी अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। 19 नंबर देख लेते हैं। तो 19 नंबर देखें, बॉक्सेस है, मैंने पहले बताया था, तुरंत उन्हें एज अ होल कंसिडर कर लेना है। सो एक 1 है, +8 है, +27 है। सो टोटल कितना केजी हो गया? 27 3 35 36 केजी। अच्छा, फोर्स कितना लग रहा है? फोर्स लग रहा है 30, यहाँ से T3 जो लग रहा है 36 न्यूटन का फोर्स लग रहा है।
तो हम बता सकते हैं ए कितना आ जाएगा, ये हो जाता है एफ नेट अपॉन एम टोटल। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 36/36। सो मतलब कितना आ गया 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से सब लोग चल रहे हैं। और जब एक्सेलरेशन सबका पता चल जाता है तो तुरंत अलग अलग फिगर बना लेते हैं हम। 1 kg का अलग, 8 kg का अलग और 27 kg का अलग। सब पे फोर्सेस बता देते हैं। इस पे लग रहा था 36, इन दोनों पे टेंशन लग रहा है तो टेंशन कैसा करता है, पुल करता है, पुश नहीं करता है, दोनों को पुल करता है। नेम क्या दिया इस टेंशन का, T2 नेम दिया है हमने, T2 नेम दिया है। फिर यहाँ पर एक टेंशन पुल करेगा, उसका नेम हमने क्या दिया, T1 दिया है। अब देखो हमें पता है T1 T2 T3 सब हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें कि सब लोग किस एक्सेलरेशन से जा रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं, a = 1 से। a = 1 से सब लोग आगे की तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब हम सब पे से निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब पहले देखें इसे कौन आगे लेके जा रहा है, एफ नेट = एम ए, नेट फोर्स =ma। जब करेंगे तो नेट फोर्स तो इस पे सिर्फ T1 लग रहा है, इसका मतलब T1 = क्या हो जाएगा, 1 × 1। आंसर क्या आएगा 1। अच्छी बात यह है कि क्वेश्चन में हमें T1 ही पूछा है तो बाकी सारे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर होती तो हम कर देते, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पे देखें तो मैं लिख सकता था दैट एफ नेट = ma, और यहाँ पे मैं लिख सकता था कि एफ नेट में T2 ज़्यादा होगा तभी आगे लेके जा रहा है, T2 - T1 = 8 × 1। यहाँ से हम निकाल सकते थे, तो इस तरीके से निकाल लेते T2। बट हमें T2 नहीं पूछा हुआ है तो हम सिर्फ T1 के बारे में फोकस करेंगे। T1 का आंसर हो जाएगा हमारा 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, सेम चीज़, सिमिलर पैटर्न, बहुत सारे बॉक्सेस और पूरे एक सिस्टम पे फोर्स लग रहा है तो हमें सारे बॉक्सेस को अरेंज कर लेना है। M1 से 10 + 6 + 4, सो टोटल कितना हो गया 20 kg। अभी फोर्स देख लेते हैं, फोर्स कितना लग रहा है। सो फोर्स लग रहा है T3 दैट इज 40 न्यूटन। सो फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन का, ये क्वेश्चन में गिवन है, हमें जस्ट हम लिख रहे हैं। सो A = आ रहा है एफ नेट अपॉन एम टोटल लिखना है, एफ नेट तो सिर्फ लग रहा है 40 और एम टोटल है 20। आंसर आ गया क्या 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। अब हमें बीच का फोर्स चाहिए तो सबको अलग अलग ड्रॉ कर लेना पड़ेगा। तो 10 को अलग बना लिया, 6 को अलग बना लिया, 4 को अलग बना लिया। 4 पे फोर्स लग रहा है कितना 40 का, और सबके टेंशन ड्रॉ कर दिए। तो सबके टेंशन ड्रॉ कर दिए, टेंशन ऑलवेज पुलिंग होगा। तो इसका नेम क्वेश्चन पेपर में दिया T2, इसका नेम दिया हुआ है T1। तो अभी देखो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, हमसे T2 पूछा हुआ है। तो T2 निकालने का बेस्ट मेथड है, T1 निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर यहाँ से T2 निकालोगे तो T1 चाहिए होगा, इससे बेटर T2 किससे निकालो, इस थर्ड वाले से। एफ नेट = क्या होगा M × A सिचुएशन, और एफ नेट में 40 ज़्यादा होगा तभी वो आगे की तरफ जा रहा है। सो इसका मतलब 40 - T2 विल गिव यू 4 × A। A कितना है 2 है। सो इसका मतलब ये हो जाएगा 40 - T2 = 8। सो T2 उस साइड जाएगा, T2 विल बी 40 - 8। सो T2 का यहाँ पे आंसर आ जाएगा कितना 32। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, स्ट्रेट है, सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा प्रोसीजर बताया हुआ है वैसे ही अगर फॉलो करेंगे तो बहुत ही जल्दी हम कर सकते हैं। 21 देख लेते हैं, सेम चीज़, बहुत सारे बॉक्सेस हैं, 3 + 2 + 1। सो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 6 kg। फोर्सेस इस बार इस तरफ से पुशिंग का लग रहा है। सो यहाँ से फोर्स लग रहा है एफ की वैल्यू कितनी गिवन है, 30 न्यूटन का पुश लग रहा है, हमें क्वेश्चन में गिवन है। सो हम निकाल सकते हैं A = F/m से। सो 30/6 कितना आ गया 5 मीटर/सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब सब लोग पे 5 लग रहा है तो जल्दी से हमने ड्रॉ कर दिया। 3 को ड्रॉ किया, 2 को ड्रॉ किया, 1 को ड्रॉ किया। अब देखिए क्वेश्चन में स्ट्रिंग नहीं है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, कांटेक्ट फोर्स है। तो मुझे पता है कांटेक्ट तो पुश करता है दोनों को, तो कांटेक्ट पुश करेगा इस तरीके से, फिर कांटेक्ट पुश करेगा इस तरीके से। तो ये मान लेते हैं अपन N1 है और ये कांटेक्ट क्या है N2 है। और पुश किस तरफ से लग रहा था, इसको इस तरफ से, कितने का 30 न्यूटन का। अब हम बना देते हैं, सारे लोग कहाँ जा रहे हैं, A = 5 से आगे जा रहे हैं, A = 5 से सारे बॉक्सेस आगे जा रहे हैं। तो अभी देखो किसके बीच में कांटेक्ट पूछा है, हम वही वाला सॉल्व करेंगे। पूछा है 2 kg और 3 kg के बीच में। सो मतलब कौन सा चाहिए, N2 चाहिए। तो लगा देते हैं यार, अभी एफ नेट = ma। एफ नेट आगे जा रहा है मतलब कौन डोमिनेट कर रहा है, 30 डोमिनेट कर रहा है, -N2 अपोज कर रहा है, = 3 × A की वैल्यू कितनी है 5।
सो 30 माइनस n2 इज इक्वल टू 15। सो ये इधर माइनस आएगा और n2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 न्यूटन। तो अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड सेम पैटर्न बार बार वहाँ पे यूज हो रहा है। 22 नंबर सिमिलर क्वेश्चन, बट इस बार जो फोर्सेस हैं 3 + 2 + 1 इज इक्वल टू 6 kg। इस बार जो फोर्स है वो एक एंगल पे लग रहा है, और मैंने बताया कि अगर कोई एंगल पे लगता है तो तुरंत उसके क्या कर लेने हैं, कंपोनेंट कर लेने हैं, तुरंत ही कंपोनेंट करने हैं। और कंपोनेंट का रूल क्या था, जहां से थीटा गिवन है वहां पे एरो नहीं बदलते, एरो पुशिंग है तो एरो पुशिंग ही रहेगी, एरो पुशिंग होगी। ये आएगा f इंटू कॉस थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, और इधर पे क्या दूसरा फोर्स आएगा f इंटू साइन 30 डिग्री। तो देख लेते हैं f कितना है, f की वैल्यू क्वेश्चन में 36 इंटू कॉस 30 कितना होता है √3/2, तो आ जाएगा 18√3। और तो ज़रूरत नहीं है बट देख लेते हैं, 36 इंटू साइन 30 कितना होता है 1/2, कितना आ जाएगा 18 न्यूटन। तो इसका मतलब अगर मैं देखूं इस बॉक्स को, तो इस बॉक्स को दो फोर्सेस फील होंगे। तो ये वाला फोर्स तो सिर्फ काम आएगा किस चीज़ में, कंप्रेस करने के काम में आएगा, कितना 18√3। ठीक, साथ में इनका mg लग ही रहा होगा, mg कितना है वो 60, 6 इंटू 10 60, और साथ में इनको अपोज करने के लिए एक नॉर्मल लग रहा होगा तीनों का मिला के, तो ये नॉर्मल बैलेंस करेगा। बट ये नॉर्मल हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है, इधर पे भी एक फोर्स लग रहा है ना, और वो फोर्स कितना है 18 न्यूटन का है, तो ये फोर्स है 18 न्यूटन का। सो बेसिकली जो इसे मूव कराएगा, जो इसे एक्सेलरेट कराने वाला है, वो जो है वो फोर्स सिर्फ 18 न्यूटन का है। तो इसका मतलब अगर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, सो दिस विल बिकम f अपॉन m। सो f इज 18 न्यूटन डिवाइडेड बाई m इज 6, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो इसका मतलब सिमिलर प्रीवियस क्वेश्चन बन गया क्या, ये 3 kg का है, ये 2 kg का बॉक्स है, ये 1 kg का बॉक्स है। अब देखो गलती क्या हो सकती है, हमें पता है ये भी किससे जा रहा है a इज इक्वल टू 3 से, ये भी आगे जा रहा है a इज इक्वल टू 3 से, ये भी आगे जा रहा है a इज इक्वल टू 3 से। सब पे फोर्सेस लगेंगे, नॉर्मल लगेगा, इसको अपोज करेगा और इसको अपोज करेगा, नॉर्मल दोनों का, ये इसको अपोज करेगा इस सरफेस का नॉर्मल, इसको लेट से ये सरफेस का नॉर्मल n1 है, ये सरफेस का नॉर्मल n2 है। एक फोर्स जो हमने मिस कर दिया वो ध्यान देना है, ये 36 नहीं है, क्योंकि 36 तो ऐसे एंगल पे लग रहा था ना, ये रियल में कितना है 18 ही है। तो ये कंपोनेंट याद रखना है कि इसका कंपोनेंट 18 है, वो यूज होने वाला है। तो मतलब यहाँ से अगर हम सॉल्व कर देंगे तो काम बन जाएगा, एफ नेट इज इक्वल टू m इंटू ए हो जाएगा, और एफ नेट में 18 आगे लेके जा रहा है, माइनस n2 अपोज कर रहा है, इज इक्वल टू 3 इंटू एक्सेलरेशन 3 है। सो n2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी। सो यहाँ से हम सॉल्व कर सकते थे। तो ये अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, इसमें हमें कंपोनेंट करने थे। थोड़ा सिमिलर पैटर्न का है क्वेश्चन नंबर 23, बट मे बी क्वेश्चन डिफरेंट पूछा हुआ है, तो हम इसे फिर से बना लेते हैं। 3 + 2 + 1 इज इक्वल टू 6 kg का टोटल सिस्टम है हमारा, और जो f है वो हमारा 30 डिग्री पर लग रहा है। तो हमने बताया तुरंत क्या कर लेंगे अपन, कंपोनेंट कर लेंगे। तो f इस तरफ है तो इसके दो कंपोनेंट कर लेंगे, ये थीटा गिवन है 30 डिग्री, और f की वैल्यू कितनी है 20, सो f इंटू कॉस 30 डिग्री। तो देखें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा f कितना है 20 इंटू कॉस 30 √3/2, तो आंसर कितना हो जाएगा 10√3, और इधर कितना हो जाएगा f इंटू साइन 30 डिग्री, सो दैट इज 1/2, सो 20 इंटू 1/2, आंसर कितना आ गया 10। अब पूछा क्या है, पूछा है देन फाइंड द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन 3 kg ब्लॉक ड्यू टू प्लेटफॉर्म इन विच इट इज केप्ट। मतलब कौन सा नॉर्मल बनाना है, सारी एफबीडी बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, 1 kg 2 kg 3 kg को बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें फाइंड करना है ये नॉर्मल, कि ये कांटेक्ट के साथ क्या नॉर्मल बना रहा है। तो हमें पता है कि जो कांटेक्ट के साथ नॉर्मल बनाता है वो तो ऐसे ऊपर की तरफ दिखाते हैं, और साथ में इसमें इसका एक mg लग रहा होगा नीचे की तरफ, W वो क्या हो जाएगा mg, मतलब 3 इंटू 10 कितना 30 न्यूटन, तो ये लग रहा होगा, और यहाँ पर एक लग रहा होगा नॉर्मल, प्लस साथ में हमने कुछ फोर्सेस दिखाए ना,
10√3 लग रहा है और 10 लग रहा है, तो हमारे काम का कौन सा फोर्स है, इधर पुश कर रहा है ना 10√3। अच्छा, हमें हॉरिजॉन्टल में चाहिए क्या, नहीं, हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन है, हॉरिजॉन्टल में कितना लग रहा है 10 न्यूटन। तो मैं अगर चाहिए एक्सेलरेशन तो ये सिर्फ आएगा हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल क्या आ जाएगा F/m। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन अगर हमें यहाँ पे चाहिए था F नेट अपॉन m, F नेट कितना था, टोटल फोर्स 10 अपॉन m कितना था 6, मतलब इसे डिवाइड कर देंगे तो 5/3 आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, बट वो हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए वर्टिकल डायरेक्शन। सो वर्टिकल डायरेक्शन में तो सब बैलेंस है, तो इसका मतलब क्या समझाया था, F इज इक्वल टू F डाउन। इस तरीके से हम वर्टिकल डायरेक्शन निकालते, तो ऑलरेडी आपको क्लास में ये चीज़ें समझाई हैं कि डाउन में कितने लोग लग रहे हैं, डाउन में दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो ग्रेविटी लग रहा है और प्लस एक कंपोनेंट लग रहा है, तो एक तो 30 लग रहा है प्लस एक कंपोनेंट लग रहा है 10√3, और उन दोनों को बैलेंस कौन करने वाला है, उन दोनों को बैलेंस करने वाला है नॉर्मल। तो अगर आपने ये गलत किया होता तो आप सबट्रैक्ट कर देते, तो बट अब सबट्रैक्ट नहीं करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस विल बी 30 + 10 इंटू √3 की वैल्यू है 1.732 इज इक्वल टू n। तो यहाँ से हम एडअप कर सकते हैं, n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 प्लस इसे ऐड करेंगे 17.32, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 47.32। इस तरीके से हम नॉर्मल रिएक्शन निकाल सकते थे। इस क्वेश्चन में हमसे अप वाला नॉर्मल रिएक्शन पूछा है ग्राउंड के साथ वाला, तो हमने निकाला था। N1 N2 वगैरह भी निकाल सकते हैं बट पूछा नहीं है, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ सॉल्विंग दोस। 24 नंबर सॉल्व कर लेते हैं। सो अगेन लेट्स सी द नेट फोर्सेस ऑन दिस बॉक्स। 5 kg का बॉक्स है और दो फोर्सेस लग रहे हैं। फिर से मैंने बताया कि थोड़ा सा केयरफुल रहना है हमें। ये फोर्स तो 100 न्यूटन लग रहा है, हॉरिजॉन्टल में लग रहा है, बट ये एक एंगल पे लग रहा है और देखो पुशिंग नेचर का है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द सिस्टम इज बीइंग पुश्ड विद टू फोर्सेस। सो ये 100 न्यूटन है, ये पुश हो रहा है। कितना एंगल है, यहाँ से वर्टिकल से एंगल दिया है थीटा 37 डिग्री, तो तुरंत कंपोनेंट हो जाएंगे। जहाँ पे 37 डिग्री दिया है तुरंत कॉस आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या एफ कॉस 37 डिग्री। सो हमें पता है यार कॉस 37 की वैल्यू एफ है 100, कॉस 37 हो जाएगा 4/5। सो कितना आ गया ये 80 न्यूटन। फिर हॉरिजॉन्टल में भी फोर्स देखेंगे तो ये हो जाएगा एफ साइन 37। सो एफ साइन 37 हो जाएगा 100 इंटू 3/5। क्लियर, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 60 न्यूटन। सो इसका मतलब ये हुआ कि अभी नाउ द फोर्सेज ऑन द ब्लॉक आर लाइक दिस। लेट्स ड्रॉ इट अगेन। और ये मैं बोल रहा हूँ कि यू नीड टू बी केयरफुल कि फोर्सेस कैसे हैं, ये हैं दिस मच इज 100, दिस फोर्स इज 60 एंड दिस फोर्स इज 80, ये फोर्सेस है। तो अभी पूछ रहा है एक्सेलरेशन, सो इसका मतलब क्या हो जाएगा एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए। देखो एफ नेट क्या है, 100 अपोज 100 इस तरफ लेफ्ट की तरफ लेके जा रहा है, -60 उसका अपोज करेगा इज इक्वल टू एम 5 इंटू ए। तो यहाँ से निकाल देंगे ये कितना हो गया 40 इज इक्वल टू 5 इंटू ए इज इक्वल टू 40/5 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था एक्सेलरेशन। ऑल वी नीडेड इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस। 25 क्वेश्चन में पूछ रहा है देन फाइंड द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। सो मतलब डायरेक्टली बस आपको नॉर्मल फोर्स बताना है, तो ये काफ़ी स्ट्रेट और सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। 5 kg है, सिर्फ हमें कंपोनेंट चाहिए, तो हमें पता है कि नॉर्मल फोर्स करने के लिए कंपोनेंट कैसे निकालना है। बट क्वेश्चन सुने, द ब्लॉक इज बीइंग पुल्ड, तो इसका मतलब ये हो गया कि पुल्ड है, मतलब ये एरो अप होगा, तो अब गलती नहीं करना है। इसका मतलब ये फोर्स होगा अप और ये फोर्स होगा इधर लेफ्ट। हमें नॉर्मल रिएक्शन चाहिए, मतलब बस अपवर्ड वाला फोर्स काम आएगा। ये हो जाएगा एफ इंटू कॉस 37 डिग्री। एफ इज 40 कॉस 37 लाइक आई सेड 4/5। सो ये हो गया 32 न्यूटन और ये हो जाएगा एफ इंटू साइन 37 से हो जाएगा 40 इंटू 3/5 24।
तो इसका मतलब अगर मैं इस पे फोर्सेस ड्रॉ करूं फिर से, तो आप ऐसा कुछ समझ पाएंगे कि ये 5 kg का बॉक्स है और इस पे फोर्सेस कैसे लगेंगे। तो देखो यार, mg तो इसका लगेगा ही, mg लगेगा डाउनवर्ड, कितना 5 इंटू 10 मतलब 50 का। अब देखो दो फोर्सेस खुद के जो हमने लगाए हैं, क्या एरो नहीं गलत करना है, दिस इज 32 न्यूटन, दिस वन इज 24 न्यूटन। मैंने बताया आप लेफ्ट और राइट के फोर्स अप एंड डाउन को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, तो यहाँ पे अपवर्ड क्या लगेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। तो इसका मतलब एफ अप इज इक्वल टू एफ डाउन। अगर हम देखें तो सिचुएशन हो जाएगी, अप में कौन कौन है, 32 अप में है प्लस नॉर्मल अप में है, इज इक्वल टू किन्हें बैलेंस कर रहे हैं, डाउन वाले के 50 को। सो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 माइनस 32 80। इस तरीके से हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। सो दैट्स इट। किसी को कोई और डाउट रहता है तो आप बाद में पूछ सकते हैं।